देखो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिराइव ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकता है पेपर के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल कहने का मतलब V इज इक्वल टू आई आर, वो सिंपली ओम्स लॉ है, ठीक ना, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। मगर ये जो ओम्स लॉ है ये आपको डिराइव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा आपका एन इन्वॉल्व होगा, दैट इज कंडक्टर के इनसाइड की बात करेंगे। कंडक्टर के इनसाइड को यूज करते हुए जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना, एन नंबर डेंसिटी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का यूज करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। तो ये सब जो इंटरनल फैक्टर है उसको डिस्कस करना और उसके थ्रू ओम्स लॉ को डिराइव करना, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल को आप डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले कंडक्टर ये बनाते हैं। कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करो, की को अभी ऑफ रखना, ठीक है। कंडक्टर का लेंथ है सपोज एल, इसका जो लेंथ है ये एल मान लो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, बैटरी का वोल्टेज वी है। करंट को ऑन कर दो, जैसे ही आप करंट को ऑन करोगे ये वाला जो पार्ट है ये हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा और ये पार्ट जो है लो पोटेंशियल पर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ये सब हम लोग ने पहले भी किया है इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, कितने स्पीड से, वीडी स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको करंट मिलने लगेगा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आई, इस डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बोलोगे एन ई ए वी डी, इसीलिए मैंने कहा था वो फॉर्मूला आप याद रखो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। यहीं से हम लोग प्रोसीड करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया लॉन्ग टाइप में 5 मार्क्स में, तो पहले आप जो है डेरिवेशन करोगे यहाँ तक का, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी कहाँ से आया, ये डेरिवेशन आपने किया लास्ट क्लास में, उसके बाद से यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक ना। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हम लोग को ओम्स लॉ प्रूफ करना है, मतलब हम लोग को एनी हाउ प्रूफ करना है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या हम लोग प्रूफ करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। ये इक्वेशन आपको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, ओके। इन सारे फैक्टर्स को यूज करते हुए ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि आपके फॉर्मूले में V आना चाहिए, I होना चाहिए और रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो I तो यहाँ पर है, ठीक है, वोल्टेज नहीं है, ठीक ना। वोल्टेज हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो कैसे, एन ई ए, ओके। वीडी का एक फॉर्मूला होता है, ओके। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि याद रखो वीडी का फॉर्मूला ई टॉ बाई एम, ठीक है, ई टॉ बाई एम, बस यहाँ पर पुट कर दो इसको, ई टॉ बाई एम, इसको सॉल्व कर लो, एन ई स्क्वायर ए टॉ बाई एम, और यहाँ पर है ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी, या आपने ऐसे पढ़ा होगा V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ओके। ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर 2 में ये रिलेशन था, ठीक ना। V इज इक्वल टू ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, डी क्या है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैंने यहाँ पर L माना है, ठीक है। तो E की जगह आप लिखने वाले हो V बाई एल लिखो यहाँ पर, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, यहाँ पर E की जगह आपने लिखा V बाई एल, और ये है I, ठीक है। थोड़ा सा सेट करो इसको, V इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, V इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टो, ओके, मिसिंग है इसमें आई थिंक आई ए, ओके, एल और ये आई, ठीक है। आगे देखो, वैसे प्रूफ हो गया है यहाँ पर, V का वैल्यू जो है एम एल बाई एन ई स्क्वायर टो ए इंटू आई आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज नंबर डेंसिटी ये कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम ऑन एन एवरेज कांस्टेंट है, एरिया जो है ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब V इज इक्वल टू, मगर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आप ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करोगे तो V की जगह V है और I की जगह पर I है, R की जगह पर ये वाला टर्म है, ये पूरा टर्म है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आप यहाँ से ये कंक्लूड करोगे कि R का जो वैल्यू है वो है एम एल एन ई स्क्वायर टो ए, ठीक है। मगर अभी आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था सिग्मा का वैल्यू एन ई स्क्वायर टो बाई एम होता है, ओके। या आप कहो रेसिस्टिविटी का वैल्यू होता है मास बाई एन ई स्क्वायर टो, ओके। यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, देखो m बाई एन ई स्क्वायर टो, ओके। यहाँ बच गया सिर्फ एरिया और यहाँ बच गया लेंथ,
समझ में आया? बस सेट करना है इसको। m इन ई स्क्वायर टू की जगह आप क्या लिखने वाले हो? रेसिस्टिविटी। ये है L और ये है A। फॉर्मूला बन गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यही तो फॉर्मूला था, प्रूफ हो गया ओम्स लॉ। ठीक ना, यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ को प्रूफ कर दिया, यहाँ पर प्रूफ हो गया ये कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही है आपका ओम्स लॉ। साथ ही में मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी मैंने डिराइव कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिराइव रेजिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसे ही प्रोसीड करना है आपको। स्टेप याद रखना है, फर्स्ट स्टेप I, सेकंड स्टेप वोल्टेज, थर्ड स्टेप में प्रूफ हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में रेजिस्टेंस को कंपेयर करके आप इस तरह से निकाल सकते हो। स्टेप में याद रखो 4 स्टेप 5 स्टेप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ओम्स लॉ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू जो है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो डायमेंशन पर डिपेंड करता है फर्स्ट, सेकंड डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल का ये बना हुआ है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, और थर्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर मैंने आपको बताया था रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर। ओके, रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, और मोर प्रिसाइज कहें तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो पहले हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, रेसिस्टिविटी को। ठीक ना, तो आप हेडिंग है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो देखो टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, तो रेसिस्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखो पहले, इसी से पता चल जाएगा। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर 2 बाई एम, ये होता है। ठीक है, एम बाई एन ई स्क्वायर 2 होता है। अब आप ये देखो, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या इफेक्ट होगा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अंदर में जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, उनका मोशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक ना, मोशन फास्ट होने की वजह से उनका जो कोलिजन है, कोलिजन का जो रेट है, कोलिजन रेट पहले से ज्यादा कोलिजन होने लगेगा। ठीक है, फास्ट मूव करेंगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि उनका जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ओके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। 1 सेकंड में आप ज्यादा कोलिजन करेंगे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है फ्रॉम टेम्परेचर। टेम्परेचर से कितना एनर्जी मिलता है, 3/2 kb इंटू टी एनर्जी मिलता है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया उनको ज्यादा थर्मल एनर्जी मिल गया, जिसकी वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया और उनका कोलिजन जो है वो पहले से ज्यादा होने लगा। 1 सेकंड में आप ज्यादा कोलिजन हो रहा है, पहले मान लो 10 कोलिजन हो रहा है, 20 कोलिजन होने लगे 1 सेकंड में, तो आप कह सकते हो कि उनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। फास्ट फास्ट कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, डेट इज टो का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो आपका रेसिस्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाएगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। और जब रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये टॉपिक दोनों के लिए सही है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के लिए स्टडी यही करना है सेम। ठीक है, फिर से सुनो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस रिलेशन। ओके, और जब रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस रिलेशन। तो ओवरऑल क्या आपको समझ में आया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज होता है, ओके, या टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ओके, मगर ये चीज जो है वो ट्रू है इन केस ऑफ कंडक्टर ओनली। ये चीज जो है ना कंडक्टर में ही सिर्फ ऐसा होता है। ठीक है, अब ये चीज जो है वो सेमी कंडक्टर में चेंज हो जाता है, सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ऐसे समझो। क्यों अपोजिट हो जाता है वो समझेंगे हम लोग। देख, सेमी कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो नो डाउट कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज करता है। मगर साथ में इसमें एक चीज और होता है, सेमी कंडक्टर के केस में ये जो एन है, ये एन का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। ओके, सेमीकंडक्टर में एक्चुअली होता क्या है कि उसमें सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका एग्जांपल है, डिटेल में पढ़ना है आपको, लास्ट चैप्टर है ये 12th क्लास का। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बेसिकली सिलिकॉन जर्मेनियम को कहते हैं सेमीकंडक्टर। इनमें जो बॉन्ड होता है सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में, वही बॉन्ड होता है जो कार्बन कार्बन में होता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड जितने भी हैं ये ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक करने लगते हैं। ठीक है, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसमें इसमें चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होने लगते हैं। एक तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और दूसरा चार्ज कैरियर है जो होल प्रोड्यूस होता है। लास्ट क्लास में बताया था होल के बारे में।
ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन और होल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से n का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। n का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, देखो n जब इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि टो का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, टो का वैल्यू डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा, और n का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगा। मतलब टो जो है वो रेसिस्टिविटी को इंक्रीज करना चाह रहा है और n जो है वो रेसिस्टिविटी को डिक्रीज करना चाह रहा है। ये फैक्टर इंक्रीज करना चाह रहा है, ओके, और ये फैक्टर जो है रेसिस्टिविटी को डिक्रीज करना चाह रहा है। तो ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल जो है वो प्रिवेंट कौन करता है, ओवरऑल कौन जिसका इफेक्ट स्ट्रांग है वो रहेगा, ठीक ना। तो ओवरऑल जो इफेक्ट स्ट्रांग होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो किसका होता है, एन का होता है। एन डोमिनेट कर जाता है ओवर रिलैक्सेशन टाइम, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है रेसिस्टिविटी जो है आपका, रेसिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और रेजिस्टेंस भी साथ में डिक्रीज कर जाता है, ओके। तो ओवरऑल आपने कंक्लूड क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है, ओके, या टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो जस्ट अपोजिट हो गया ये कंडक्टर में, ओके। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करता है। फैक्टर आपसे पूछा जाता है व्हाई दिस हैपन, तो इसका रीजन व्हाई ये कह सकते हो, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज n, charge density increases, okay, at the same time relaxation time also decreases but the dominating factor is, dominate कौन कर गया, n dominate कर गया। ये सब लिखना पड़ेगा, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप बस समझो, ठीक है। डोमिनेट करने की वजह से क्या हुआ कि n का वैल्यू इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है इन केस ऑफ कंडक्टर, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये आपका लास्ट चैप्टर है 12th में, वो हम लोग वहाँ डिटेल में इसको जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ स्टडी करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ऑन कंडक्टर, मेनली कंडक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर भी करेंगे मगर मेनली कंडक्टर को डिस्कस करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, सेकंड इसमें बात ये है जो आपको याद रखना है, जब हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ओके, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, और एक और ग्राफ है, ये ग्राफ पूछा गया है रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। यहाँ पर हम लोग एक मेटल ले रहे हैं, डेट इज कंडक्टर ले रहे हैं कॉपर, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग एक मेटल ले रहे हैं डेट इज नाइक्रोम, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सेमीकंडक्टर लिख देते हैं, ठीक। सेम इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है, तो बस बहुत आसान है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रहे हो, ये रहा ग्राफ, बस डिक्रीज हो गया। इसी को कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ का नेचर क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। इसमें आ जाते हैं, अब ये दोनों कंडक्टर है, ठीक ना, दोनों ही केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, मगर हम लोग ने इसमें नोटिस किया कि इंक्रीज तो करता है मगर नेचर अलग अलग होता है। कॉपर के केस में ऐसे इंक्रीज करता है, नाइक्रोम के केस में ऐसे इंक्रीज करता है, ओके। ओवरऑल दोनों में इंक्रीज हो रहा है नो डाउट, मगर नेचर अलग अलग है इंक्रीज होने का, इसमें लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, इसमें नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इन केस ऑफ कंडक्टर इट्स ऑलवेज इंक्रीज, ओके, इट्स ऑलवेज इंक्रीज, बट नेचर कैन बी डिफरेंट, ओके, नेचर डिफरेंट हो सकता है, इंक्रीज करने का जो रेट है वो डिफरेंट हो सकता है, लीनियर हो सकता है इन केस ऑफ नाइक्रोम, पूरा याद रखें, निकल लग जाएंगे, ओके। नाइक्रोम के केस में लीनियरली इंक्रीज कर रहा है और कॉपर के केस में नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब हम लोग को ओवरऑल फार्मूला डिराइव करना है, अभी तो बस हम लोग को ये डिस्कस हुआ कि ओवरऑल चलो इंक्रीज करता है, एग्जैक्ट फिगर कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या है इसका इंक्रीज करने का, तो फार्मूला डिराइव कर लो। जब आपका टेम्परेचर जो था वो T1 था, T1 टेम्परेचर पर जो मटेरियल था उसका रेसिस्टिविटी ρ1 था, ठीक है। टेम्परेचर आपने इंक्रीज करके T2 कर दिया, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो गया, T2 ρ2 हो गया, पहले ρ1 था ρ2 हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ here T2 is greater than T1, ठीक, ओके। तो आपने ये नोटिस किया कि जो रेसिस्टिविटी में चेंज आया, एग्जांपल साथ साथ में समझो, एग्जांपल के साथ बताता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो स्टार्टिंग में रेसिस्टिविटी जो था वो 10 था, ओके, रफ बिल्कुल ले रहा हूँ, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी जो है वो 15 हो गया,
ठीक, तो हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ये, ओके, थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो चेंज इन रेसिस्टिविटी आया है, चेंज इन रेसिस्टिविटी यहाँ पे कितना हुआ, फिर 5, ओके 5। तो ये जो 5 है दैट इज जो चेंज इन रेसिस्टिविटी है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका इनिशियल रेसिस्टिविटी क्या था, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका इनिशियल कितना था। अगर इनिशियल 10 है, इस पर भी डिपेंड करेगा, अगर इनिशियल 10 से ज़्यादा 12 का रहता, अगर 13 रहता तो ज़्यादा इंक्रीज करता, ये कह रहा है, ठीक है। तो चेंज इन रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन इनिशियल रेसिस्टिविटी, इनिशियल रेसिस्टिविटी क्या है, ठीक। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर का कितना डिफरेंस क्रिएट किया, टेम्परेचर कितना ज़्यादा डिफरेंस, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो ज़्यादा इसमें चेंज आ जाएगा, ओके। मान लो शुरू में आपने टेम्परेचर रखा था 10 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज करके कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, कितना का चेंज किया आपने, 15 का चेंज किया, ठीक ना। और मान लो आपने 10 के बाद 25 के सीधा 35 डिग्री रखा, तो इस केस में कितना का चेंज आएगा, 25। तो इस केस में जो रेसिस्टिविटी में चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा और इस केस में थोड़ा सा कम आएगा। तो चेंज इन रेसिस्टिविटी इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका इनिशियल रेसिस्टिविटी क्या है, चेंज इन रेसिस्टिविटी इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस आपने क्रिएट किया, दैट इज डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल पर डिपेंड कर रहा है। कंबाइन कर दो इफेक्ट को, ठीक है। एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दो, रो 1 डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू आप निकाल सकते हो, डेल्टा रो अपॉन रो 1 डेल्टा टी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला ही बना देता हूँ, ओके। अभी रो क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी रो नहीं, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी, या इसको ऐसे भी कह सकते हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट को, डेल्टा रो इज इक्वल टू अल्फा रो 1 डेल्टा टी, रेसिस्टिविटी का चेंज है ये, मतलब फाइनल रेसिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेसिस्टिविटी है ये, अल्फा रो 1 डेल्टा टी है, ओके। यहाँ से फाइनल रेसिस्टिविटी अगर फाइंड आउट करना होगा तो लिखोगे रो 1 प्लस अल्फा रो 1 डेल्टा टी, इसमें से रो 1 जो है वो कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ओके। बस यही है फॉर्मूला। ये मैंने फॉर्मूला क्यों बताया आपको, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। ये क्वेश्चन कब, ये फॉर्मूला कब यूज करना है ये बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि आपको ये दिया हो कि देखो इस टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर दिया होगा और दिया होगा कि T1 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी जो है वो भी गिवन होगा, फिर पूछेगा बताओ T2 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ओके। यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना। अब मुझको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो और ये बताओ अल्फा जो है जिसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, अल्फा का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके लिए होगा, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होगा, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के लिए। टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट आप समझते क्या हो, ये ज्यादा जरूरी है, कांस्टेंट है नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो सब्सटेंस है ए और बी, ओके, ए और बी, इसके लिए कोएफिशिएंट अल्फा 1 है और इसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी अल्फा 2, और मैं कह रहा हूँ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, इसे आप क्या समझते हो, डिफरेंट मटेरियल का ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, अल्फा का वैल्यू कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा, मगर मैं कह रहा हूँ किसी का अल्फा जो है वो ज्यादा है, इससे आप क्या समझते हो, इससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि ये जो मटेरियल है इसमें रेसिस्टिविटी जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक ना। इसका अल्फा कम है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर आपको रेसिस्टिविटी में चेंज लाना है, ओके, इसमें अगर आपको रेसिस्टिविटी में चेंज लाना है तो आपको टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा अगर किसी का ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर में आप चेंज लाओगे ना, थोड़ा सा भी चेंज लाओगे, इसका रेसिस्टिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर अल्फा का वैल्यू कम है, इसका मतलब उसमें रेसिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करने का रेट जो है वो बहुत स्लो होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दिया, टेम्परेचर डिफरेंस कह रहा हूँ, डेल्टा टी का वैल्यू, ठीक है, और इसको भी मैंने इतना ही टेम्परेचर का डिफरेंस दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपने नोटिस किया कि इसका जो रेसिस्टिविटी का चेंज आया डेल्टा रो वो बस 20 आया और इसमें जो है रेसिस्टिविटी का जो चेंज आया सिर्फ 10 आया। इससे आपको क्या समझ में आया कि इसका जरूर अल्फा का वैल्यू कम रहा होगा, ठीक ना। अल्फा कम रहेगा तो रेसिस्टिविटी में चेंज भी कम आएगा, अल्फा ज्यादा रहेगा तो रेसिस्टिविटी में चेंज भी ज्यादा आएगा फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों को सेम टेम्परेचर डिफरेंस दिया मगर आपने देखा कि इसमें रेसिस्टिविटी बढ़ गया बहुत ज्यादा और इसमें रेसिस्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ा,
तो इसका हम ये समझ में आता है। मगर कंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी हमेशा बढ़ता है, ठीक ना, रेसिस्टिविटी हमेशा बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। मगर सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेसिस्टिविटी घट जाता है। तो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव किसके केस में होगा, कंडक्टर के केस में, और अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा सेमी कंडक्टर के केस में। यही बताना था, ठीक है। क्योंकि सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसका जो अल्फा है ये नेगेटिव है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दो बातें हैं, समझ में आया। कंडक्टर के लिए डिफरेंट कंडक्टर के लिए डिफरेंट अल्फा का वैल्यू होगा। अल्फा का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसमें टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टिविटी में चेंज बहुत तेजी से आएगा। टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टिविटी में चेंज जो है वो काफी तेजी से आएगा। अगर अल्फा का वैल्यू कम है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे तो रेसिस्टिविटी में चेंज ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और सेमी कंडक्टर के केस में क्योंकि आपका अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर उसमें बढ़ाओगे, डेल्टा टी पॉजिटिव बढ़ाओगे तो आपका रेसिस्टिविटी पहले से और कम हो जाएगा। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। अल्फा ज्यादा है इसका मतलब क्या होता है, अल्फा कम है इसका मतलब क्या होता है, अल्फा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। यही सिचुएशन रेजिस्टेंस के साथ भी है, तो मैं फिर से डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का बस यहीं पर डायरेक्ट लिख देगा। रेजिस्टेंस के लिए अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ओके। ये सब डेरिवेशन आएगा भी नहीं, इस पर कोई न्यूमेरिकल आता है। उसी तरह से यहाँ पर लिखूंगा फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस R1 या R0 लिखो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ओके। ज्यादा से ज्यादा अगर चेंज करना होगा तो ये लैंग्वेज चेंज कर देना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख देना यहाँ पर, जब ये फॉर्मूला यूज करोगे, ओके। यहाँ लिख देना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जब ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ओके। समझ में आ गया ओवरऑल। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आई वर्सेस वी कर्व है, मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व है, और दो रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 का ग्राफ दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ग्राफ उनका दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर ज्यादा है, 1 का या 2 का, या T1 और T2 में कौन सा रिलेशन सही है, ठीक। तो देखो यहाँ पर आंसर जो है इसमें बी होगा, एक ही स्टूडेंट ने बताया सिर्फ आंसर बी, और बी करेक्ट है। T2 इज ग्रेटर देन T1। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आई वर्सेस वी है, ठीक ना। आप डायरेक्ट रिलेशन मत यूज करो। सबसे पहले आप ये देखो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ठीक है। और अभी आपने क्या सीखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है इन केस ऑफ कंडक्टर, ये पूरा याद रखो, ठीक ना। इन केस ऑफ कंडक्टर ओनली, इन केस ऑफ मेटल ओनली। तो अब देखो जिसका, अब ये कंपेयर करो ये ग्राफ को, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो 1 बाई आर है, इसका मतलब समझ रहे हो, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके लिए टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। स्लोप इसका ज्यादा है, आपको दिख रहा है T2 का स्लोप ज्यादा है, ओके, क्योंकि θ1 ग्रेटर देन θ2 है, ओके। हाँ तो ये सॉल्व हो गया, यहाँ देख लो किसका tan थीटा ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है, ठीक ना। T2 का जो स्लोप है वो ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब m1 का स्लोप जो है वो ज्यादा है m2 से। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, R1 स्मॉलर देन R2, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका टेम्परेचर भी कम होगा, T1 स्मॉलर देन T2। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया आई वर्सेस वी देकर के, वैसे वी वर्सेस आई ही देते हैं जनरली, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान रखो कि ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। बाकी उस टाइप का मैं क्वेश्चन आपसे नहीं करा रहा हूँ जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, जैसे कि T1 T2 दिया होगा, R1 और दिया होगा R2 फाइंड आउट करना होगा, तो फॉर्मूले में पुट करके वो निकालना होता है, ठीक है। इस टाइप का नोट्स है मेरे पास, कंप्लीट हैंड रिटन फुल नोट्स है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, अपने लैंग्वेज में लिख लेना है, या इसी को कॉपी कर लेना है, ठीक है। एक बार कॉपी कर लो तो देख करके, वीडियो को देखते हुए, इस लेक्चर को देखते हुए, तो एक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए, आप कभी भूलोगे ही नहीं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एक लिमिटेशन टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी वायर को टच करके काफी देर से वो वायर यूज में है, तो उस वायर को जब आप टच करोगे तो फील होगा कि वो जो वायर है वो थोड़ा सा हीटेड फील होगा आपको, ठीक ना। हीटेड होने का मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक ना। ज्यादा देर वायर से करंट फ्लो करता है ना, तो वो वायर जो है वो थोड़ा हीट कर जाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और आपका ये जो ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, ये वैलिड तभी होता है जब आपका ओवरऑल क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका ओम्स लॉ जो है वो फेल कर गया, ओके। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड एट हाई टेम्परेचर,
ओम्स लॉ इज नॉट वेरी वेयर टेम्परेचर इज वेरी, वहां पर ओम्स लॉ काम नहीं करता है जहां पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप V वर्सेस I ग्राफ बनाओगे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे जैसे मैं करंट इंक्रीज करूंगा, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा मेरा करंट इंक्रीज होगा, नो डाउट इंक्रीज होगा, ठीक है, ये इंक्रीज होगा। मगर रियल में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करते हो या वोल्टेज इंक्रीज करते हो जिसकी वजह से करंट इंक्रीज होता है, तो हीटिंग हो जाता है वायर में, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट करके टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये अपने पाथ से जो है वो डिविएट कर जाता है। पहले ये लिनियरली इंक्रीज कर रहा था, आगे जाकर के ये थोड़ा सा अपने पाथ से डिविएट कर जाता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है वो लो टेम्परेचर पर वैलिड है, ठीक ना। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है सेमी वायर से, तो वो वायर हीट कर जाता है, हीट करने से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर चेंज होने से वो ओम्स लॉ को पहले जैसा वेरी, जैसे पहले वो फॉलो कर रहा था ना लिनियरली, लिनियरली फॉलो नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ डेविएशन आ जाएगा, ठीक ना। वोल्टेज ज्यादा बढ़ा रहे हो मगर करंट उसके रिस्पेक्ट में उतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक ना। तो ये डेविएशन है, इसका प्रॉब्लम है, ये इसका लिमिटेशन है। तो फर्स्ट लिमिटेशन कंप्लीट। और भी लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन देखो। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड ये कहते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे सर्किट एलिमेंट है जो ओम्स लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, किसी भी पॉइंट पर फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, IV कर्व जो है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। ऐसे सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं ओमिक कंडक्टर, जो फॉलो नहीं करते उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। कोई बड़ी बात नहीं, याद रख सकते हो। तो जिनके लिए IV कर्व जो है वो स्ट्रेट आता है उसको कहते हैं ओमिक, लिख देता हूँ मैं, ओमिक, ओमिक कंडक्टर है ये, ठीक है। जिनके लिए IV कर्व स्ट्रेट नहीं आता उसको कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे सर्किट एलिमेंट हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डायोड, डायोड, ओके। डायोड जो है वो बिल्कुल भी, डायोड एक सर्किट एलिमेंट है, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में आप पढ़ोगे। जैसे आपने एलईडी का नाम सुना होगा ना, एलईडी, इसमें डी क्या होता है, डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। ये बिल्कुल भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को अलाउ करता है एक ही डायरेक्शन में, ओके, अलाउ करंट इन इन वन डायरेक्शन ओनली। बहुत डिटेल में पढ़ना है ये सब डायोड के बारे में, वन डायरेक्शन, सेमीकंडक्टर चैप्टर में, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, फिर आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो डायोड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। जैसे आपका वायर जो होता है वो करंट उसमें लेफ्ट से राइट भी जा सकता है और राइट से लेफ्ट भी जा सकता है, तो ये डायोड नहीं हुआ, ठीक ना। डायोड में करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उतना डिटेल में मत जाओ। जब हम लोग ने डायोड के लिए IV कर्व ड्रॉ किया, IV, तो हम लोग ने देखा कि ग्राफ का जो नेचर आया है वो कुछ इस टाइप से आया है, ओके। देखो ये ओम्स लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, किसी भी पॉइंट पर फॉलो नहीं कर रहा है। ये पहले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिर एकदम से इंक्रीज कर गया, ये कांस्टेंट है, इंक्रीज, इस टाइप का ग्राफ थोड़ी आ रहा है स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए स्ट्रेट कैसा आना चाहिए, ऐसे बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसी पॉइंट पर नहीं आ रहा है। तो ये भी लिमिटेशन है कि ओम्स लॉ जो है ना यूनिवर्सल नहीं है, वो हर सर्किट एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक ना। डायोड के लिए वैलिड नहीं है, वैक्यूम ट्यूब के लिए, वैक्यूम ट्यूब के लिए वैलिड नहीं है, ओके, ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड नहीं है। वैक्यूम ट्यूब, अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये सब वर्ड याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, या एक और है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर सब सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। तो आप ये कह सकते हो इट इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, सम सब्सटेंसेस और सम सर्किट एलिमेंट आर स्टिल मिसिंग व्हिच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओके। बाकी सब आपका लिखा हुआ है। एक और इसका लिमिटेशन है, वो भी आप देखिए। तो अब जैसे एक गैस है, गैस है जिसका नाम है गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक, GAAS, ओके, गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक में जब आपने ये ओम्स लॉ को प्रूफ करना चाहा, ओम्स लॉ अप्लाई करना चाहा, दैट इज वोल्टेज को बढ़ाया, तो आपने देखा कि उसमें जो करंट इंक्रीज हो रहा है वो इरेगुलर है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करता भी है और नहीं भी करता है। कैसे, उसका जो ग्राफ में नीचे आया वो कुछ इस तरह से आया, देखो। पहले तो वो ओम्स लॉ को फॉलो किया, फिर उसके बाद वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, कर्व हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद में उसने बिल्कुल भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, कर्व बिल्कुल डाउन चला गया, ओके। तीन रीजन में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ये वो रीजन है, यहाँ से यहाँ तक ये वो रीजन है, मान लो O से लेकर के A तक, ये वो रीजन है जहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो होगा इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनिक गैस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये नॉन लीनियर हो गया, देख रहे हो, यहाँ तक तो ओम्स लॉ फॉलो हुआ नो डाउट, यहाँ से ये चेंज होना स्टार्ट हो गया, मतलब वोल्टेज, वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो रहा है मगर करंट उस रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर तो बिल्कुल अजब हो गया, यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर में जो R होता है वो स्लोप होता है, ओके, स्लोप होता है, रेजिस्टेंस स्लोप होता है। तो यहाँ पर ये देखो स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है आपका, रेजिस्टेंस क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ओके। ये है आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन,
तो 3 लिमिटेशन है ओवरऑल इसके, ठीक है। एक याद रखना है कि ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बट हम लोग ये देखते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दैट इज जब किसी वायर से करंट कंटिन्यूसली पास करता है तो वो वायर हीट कर जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाता है, लाइंस में थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, कर्व में थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे सेमीकंडक्टर, डायोड, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ये बिल्कुल भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनका आईवी कर्व जो है, आईवी कर्व जो है वो लीनियर नहीं होता है, ठीक ना, नॉन लीनियर होता है, ठीक ना। कुछ और गैसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उसी में एक एग्जांपल है गैलियम आर्सेनिक, ओके। कुछ स्टार्टिंग में तो फॉलो करते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लेना, सब कुछ लिखा हुआ है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये सब लैंग्वेज। दो वायर है, एक आयरन का वायर है और दूसरा कॉपर का वायर है। 20 डिग्री सेल्सियस पर आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो 3.9 ओम है, और 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4.1 ओम है। आपको वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी दोनों का दिया हुआ है, आयरन के लिए 5 इंटू 10⁻³ और कॉपर के लिए 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, तो आपको वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक ना। ये फॉर्मूला था, आपने पढ़ा था, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, ओके, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ, आप लोग देखना कि आप इसी तरह से सॉल्व कर रहे थे या नहीं। इसमें करना कुछ नहीं है, आर रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर को इक्वेट कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, ओके। इनिशियल रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप टेम्परेचर का डिफरेंस लिख रहे हो तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आप ये मान लो कि मेरा जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। ये वो टेम्परेचर है जब आप इन दोनों कॉपर वायर और आयरन वायर का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में आपको टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की जगह यहाँ पे लिखोगे आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख दिया। इनिशियल इसका रेजिस्टेंस कितना है, आयरन का इनिशियल रेजिस्टेंस है 3.9, ओके। 1 प्लस इसके लिए अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आयरन के लिए 5 इंटू 10⁻³ ओके, लाइक दिस। 1 प्लस और अल्फा डेल्टा टी, अभी डेल्टा टी रहने ही दो, ठीक है, बाद में वैल्यू लिखेंगे। आर नॉट का वैल्यू कॉपर के लिए स्टार्टिंग में कितना है, 4.1 है। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कॉपर के लिए है 4 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी, ठीक है। मैं डेल्टा टी को इसलिए ब्रेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू आप लिखोगे क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर टी माइनस इनिशियल टी 20, यही लिखोगे। तो फिलहाल अभी मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में ब्रेक करूंगा इसको। यहाँ से आप एक काम करो, डेल्टा टी सॉल्व करो, डेल्टा टी को इक्वेट करो कुछ इस तरह से कि डेल्टा टी इज इक्वल टू समथिंग हो जाए 3.9 प्लस 3.9 into 5 into 10⁻³ delta t is equal to 4.1 plus 4 into 10⁻³ into 4.1 delta t। ये delta t वाला टर्म एक साथ आप कर लो तो डेल्टा t इज इक्वल टू हो जाएगा 3.9, ये कैलकुलेशन है इसमें नो डाउट, 10⁻³ माइनस 4 इंटू 10⁻³ इंटू 4.1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.1 माइनस 3.9, ओके। इसमें और भी टर्म कॉमन हो सकते हैं, 10⁻³ भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 मीन्स 19.5 माइनस ये 4.1 था ना यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 16.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.2, हो गया आंसर। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 19.5 में 6.4 माइनस कर दो इंटू 10⁻³ ये सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको समझना है डेल्टा टी की जगह आप लिखोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दिस टी माइनस 20 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके जो भी आएगा लिख देता हूँ फिर से, 3.1 इंटू 10⁻, यहाँ पर -3 है, -3, ओके। इसको यहाँ भेज दोगे इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, यहाँ से आप आंसर निकाल। तो कैलकुलेशन पर आप ज्यादा ध्यान मत दो, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो कि आपको किस तरह से अप्रोच लेना था, ठीक है। ये नेक्स्ट एक स्मॉल टॉपिक है, याद रखना है आपको, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर या सर्किट एलिमेंट, ठीक ना। कैसे सब्सटेंस को या एलिमेंट को या किसी कंडक्टर को हम लोग ओमिक कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि अगर वो कंडक्टर जो है, सिंपल सी बात है, अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओके, कंडक्टर और एलिमेंट और द सब्सटेंस विच ओबे
ओम्स लॉ, सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे आपका ओमिक कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे। अब ओम्स लॉ जो फॉलो करता है उसके लिए पता होगा ओम्स लॉ है क्या, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब ये हो गया कि V वर्सेज I का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर ओमिक है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और उसका वी आई कर्व जो है वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा, लीनियर, ठीक है। ये आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। इसका एग्जाम्पल है कोई भी मेटल आप ले लो, ओके, चाहे अल्मोनियम हो, कॉपर हो, ऑल मेटल्स आर ओमिक इन नेचर, ठीक है। दे फॉलो ओम्स लॉ, देयर वी आई कर्व इज लीनियर। ये कुछ पॉइंट है जो याद रख सकते हो आप। नॉन ओमिक कंडक्टर सिंपल सी बात है विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओके। ठीक है, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, या आप कह सकते हो जब इनका जो वी आई कर्व है या आई वी कर्व या वी आई कर्व जो है वो नॉन लीनियर होना चाहिए, या नॉन लीनियर आता है, ओके, नॉन लीनियर आ जाता है, तो ये ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कि ये नॉन ओमिक इन नेचर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो, एक एग्जाम्पल है इसका पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा है 11th क्लास में केमिस्ट्री में, उसी से एक जंक्शन बनता है पी एन जंक्शन, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद कर लो, ये 12th लास्ट चैप्टर है, सेकंड पार्ट, एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट का ये लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। पी एन जंक्शन जो है वो नॉन ओमिक नेचर का है। और एक वर्ड और मैंने भी यूज किया था पहले, डायोड, ठीक ना। डायोड किसी को अगर याद है तो डिफाइन करो व्हाट इज डायोड, ठीक है। वो सब्सटेंस होता है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो करंट को अलाउ करता है एक ही डायरेक्शन में, ना, जो एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है उसी को कहते हैं डायोड। अगेन डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर में। तो पीएन जंक्शन हो गया, डायोड हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, ओके, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ये सब फिलहाल अभी आपके लिए नया वर्ड है, मगर अभी सिर्फ याद रख लो इसको। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, जैसे डायोड का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो डायोड का ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में भी ड्रॉ किया था, आई वर्सेस वी ग्राफ जब आप डायोड के लिए ड्रॉ करते हो, इसका ग्राफ बिल्कुल नॉन लीनियर आता है। ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है इसका, लाइक दिस, देख रहे हो कर्व है, ये लीनियर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। या एक ग्राफ और मैंने ड्रॉ किया था गैलियम आर्सेनिक के लिए, याद होगा आपको, गैलियम आर्सेनिक का जो ग्राफ था, आई वर्सेस वी ग्राफ जो था वो कुछ इस टाइप का था। ये पहले तो स्ट्रेट गया, फिर कर्व हो गया, फिर नॉन लीनियर हो गया था, ठीक है। तो इनका जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे इनमें अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे तो इस केस में रेजिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है। इस केस में अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, जैसे v इज इक्वल टू क्या है, आई आर है, ठीक है। तो इसमें जो स्लोप है आपका m वो रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। इसमें जो स्लोप है दैट इज tan थीटा, ये थीटा है। तो इस केस में जो tan थीटा है, जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है। फिगर से क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, मतलब रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, और इसका मतलब ये पॉजिटिव के साथ साथ क्या है, कांस्टेंट भी है, ठीक। दो बातें, अगर किसी ओम्स ओमिक कंडक्टर का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वी आई कर्व जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो स्लोप है, स्लोप दैट इज रेजिस्टेंस, वो पॉजिटिव भी है और साथ साथ क्या है, कांस्टेंट भी है, टाइम के साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मगर अगर आपका कोई सब्सटेंस नॉन ओमिक है, इनमें से अगर आप किसी का कर्व ड्रॉ करते हो वो नॉन लीनियर आता है। फॉर एग्जांपल मैं जनरली एक आर्बिट्ररी नॉन लीनियर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वी आई कर्व है, ठीक है। अगर ये नॉन ओमिक कंडक्टर है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, मान लो इस टाइप का है, नॉन लीनियर। तो इस केस में अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे तो आप कहोगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक ना। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट भी नहीं है। तो इस केस में जो आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो डायनामिक रेजिस्टेंस होगा, मतलब चेंज करता हुआ रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब चेंजिंग रेजिस्टेंस, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। टाइम के साथ अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उस टाइप के रेजिस्टेंस को कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। अगर आपको इसमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे एक ट्रायंगल बन जाएगा छोटा सा, ठीक है। तो इस केस में ये आपका बन जाएगा डेल्टा आई, ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी। इस केस में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई फॉर्मूला बनेगा, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस, सॉरी चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट, ओके। और इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो बहुत इजी बनेगा, वी बाई आई, ठीक है, क्योंकि इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जानना है कि ओमिक कंडक्टर क्या होता है, विच ओबे ओम्स लॉ एंड हैविंग वी आई कर्व लीनियर एग्जांपल मेटल्स।
ओके, नॉन लीनियर विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, इनका वी आई कर्व जो है वो नॉन लीनियर होता है। इसके कुछ एग्जांपल याद कर लो अभी, रट लो, पीएन जंक्शन, डायोड, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपके घर में कोई भी डिवाइस देख लो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, चाहे वो बल्ब हो, आपका फैन हो या मोबाइल हो, ठीक ना, ये जो ऐसे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये करंट कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इनको जब आप टच करोगे तो आपको फील होगा कि ये हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है या गर्म होता है। ठीक है, बल्ब को टच करके देखो, ये हमेशा गर्म रहेगा। फैन को टच करके देखो, ये हमेशा गर्म रहता है। मोबाइल को टच करो काफी देर यूज करने के बाद तो ये गर्म हो जाता है। रीजन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जब करंट उससे पास करता है, जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है, तो उसमें जो है हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। ठीक ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसको कहते हैं। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है एक तरह से लॉस हो गया आपका। ठीक ना, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रहा है। क्योंकि आप जो बल्ब ऑन करते हो तो बल्ब से आपको क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए ना, उससे हीट एनर्जी तो चाहिए नहीं। आप ऐसा थोड़ी कि बल्ब ऑन करते हो चलो रूम पूरा गर्म हो जाएगा, ये सोच करके ऑन करते हो बल्ब को, या ये सोच करके ऑन करते हो कि बल्ब ऑन करेंगे तो पूरे रूम में जो है वो रोशनी हो जाएगा, डेट इज लाइट एनर्जी हो जाएगा। ठीक ना, उसी तरह से जब आप फैन ऑन करते हो तो ये आप नहीं सोचते हो कि फैन की वजह से मुझको गर्म हवा मिलना चाहिए। फैन का मतलब होता है कि वो उससे विंड एनर्जी आपको मिलना चाहिए, उससे हीट एनर्जी आपको नहीं चाहिए। फिर भी फैन गर्म होता है, ठीक ना, फिर भी आपका बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब आपके एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक ना, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और वो लॉस आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, हीटिंग के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अगर आप, अच्छी बात है कि मान लो सर्दियों के दिनों में आप वो ऑन कर रहे हो, हीटर ऑन कर रहे हो, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, चलो वहां पर तो वो यूजफुल है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो है अननेसेसरी आपका जो है वो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, चाहे वो बल्ब से हो रहा हो, मोबाइल से हो रहा हो, आपके फैन के थ्रू हो रहा हो, या कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो करंट का दो इफेक्ट आपको पढ़ना है, एक है आपका हीटिंग इफेक्ट, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक ना, जब भी किसी वायर से करंट पास करता है तो वो गर्म हो जाता है, जब भी किसी वायर से करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो ये दो इफेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक ना, वायर गर्म होता है मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वायर के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका। तो फिलहाल अभी पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, हीट क्यों कर जाता है, कितना हीट करता है, कितने देर ऑन रखने से कितना हीट जनरेट होगा, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जनरेट होता है यहाँ से। देखो, मान लो ये आपका बल्ब है। ठीक है, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस। ओके, बल्ब है या फैन है, इसको रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट किया, की को अभी ऑफ रखो लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे ही आपको की को ऑन करोगे, देखो होगा क्या, ये मान लो आपने की को ऑन किया, यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, बैटरी का हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल है। बैटरी का वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अगर ये बैटरी जो है वो 1.5 वोल्ट का है, पेंसिल बैटरी है मान लो, 1.5 वोल्ट का ये अगर बैटरी है, इसका मतलब इसने हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल इस तरह से क्रिएट कर दिया होगा। हाई पोटेंशियल पर होगा 1.5 वोल्ट और लो पोटेंशियल पर होगा 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, या यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, ये हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल कितना है, 0, हाई पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, लाइक दिस। ठीक है, अब आपको पता है जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या फ्लो करने लगता है, चार्ज फ्लो करने लगता है। तो चार्ज यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, लाइक दिस। हाई से कहाँ जा रहा है, लो की तरफ। चार्ज यहाँ से हाई की तरफ, हाई से कहाँ जा रहा है, लो की तरफ जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस। जब करंट इससे पास कर रहा है, इस रेजिस्टेंस से, ओके, इस रेजिस्टर से पास कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, इससे करंट इंटर हो रहा है, इसमें आई करंट इसमें इंटर हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर ये जो बैटरी है ये कितना वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय बैटरी। ओके, क्योंकि आपने चैप्टर 2 में एक बात पढ़ा था, याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, या आपने बहुत डिटेल में पढ़ा था। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, जिस चार्ज को मूव कर रहे हो क्यू, इनटू फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल ए। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। इसका मीनिंग क्या था, किसी चार्ज को अगर आपको मूव कराना है ए से बी, ठीक ना, तो वो सिस्टम को जो है वो वर्क करना पड़ेगा, बैटरी को जो है वो वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस, लाइक दिस। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर भी बैटरी है, ठीक है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। देखो, यहाँ का पोटेंशियल अगर आप मान रहे हो V, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ का पोटेंशियल 1.5 मान रहे हो, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और आपको करंट मूव कराने का मतलब समझ रहे हो, चार्ज मूव कराना है। ठीक ना, चार्ज को मूव कौन कराएगा, बैटरी कराएगा। ठीक ना, बैटरी ने कितना वर्क किया, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 है तो V ही लिख देते हैं, क्योंकि, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी।
अब ये बैटरी जो है वो कितना फास्ट वर्क कर रहा है या कितना स्लो वर्क कर रहा है, तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं पावर, ठीक ना। पावर, पावर का मतलब हो गया वर्क डन बाय बैटरी बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यही होता है ना फॉर्मूला। डब्ल्यू की जगह लिखो क्यू वी बाई टी, क्यू बाई टी होता है आई और ये है वी। इसका मतलब जो पावर इनपुट आपको मिल रहा है बैटरी से वो कितना मिल रहा है, वी आई। ये इनपुट पावर का फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक ना। ये इनपुट पावर का फॉर्मूला हो गया, मतलब इसका ये हो गया कि आपका जो बैटरी है वो वर्क कर रहा है, नो डाउट, कितना फास्ट वर्क कर रहा है उसी को कहते हैं पावर इनपुट। पावर इनपुट का फॉर्मूला हो गया कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट, कितना करंट इससे निकल रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इनपुट पावर हो गया, अब ये जो करंट है वो यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। ये करंट दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, ये बल्ब यूज करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस बल्ब ने इसको क्या किया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। पावर इज इक्वल टू वी की जगह आप क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, यह एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपके बल्ब का रेजिस्टेंस आर है और इसमें करंट आई जा रहा है तो इसका पावर कितना हो गया, आई स्क्वायर आर, ठीक है। अगर बल्ब का रेजिस्टेंस आर है और इसका जो वोल्टेज मिल रहा है वो वी है तो इसका पावर आप ऐसे निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर। ये आउटपुट पावर हो गया, ओके, जो आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, लाइक दिस, ठीक है। मगर मेरा क्वेश्चन क्या है कि बल्ब ने कितना हीट जनरेट किया, बल्ब में कितना हीट जनरेट होगा, तो क्योंकि पावर का आपका फॉर्मूला बन रहा है आई स्क्वायर आर, ठीक ना। पावर होता है क्या है, एनर्जी बाई टाइम, ओके, एनर्जी बाई टाइम, वर्क बाई टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये है आपका हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ बल्ब या फैन का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से समझो। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक फैन है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ओके, ये करंट उसमें जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। अगर उस फैन का रेजिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है, और उस फैन को आपने कितनी देर यूज किया है ये उसका टाइम है, तो उसमें कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा, तो आई स्क्वायर आर टी हीट एनर्जी जनरेट होगा उसमें, ठीक ना। मान लो आपको क्वेश्चन में जो है करंट नहीं पता है मगर इस फैन को कितना वोल्टेज दिया जा रहा है ये आपको पता है, तो आप फॉर्मूला यूज कर लेना, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से जो एनर्जी का आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ओके। एक फैन है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है वी और उसका रेजिस्टेंस आर है और उसको 10 घंटे के लिए यूज किया गया, ये मान लो टाइम है, तो मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, हीट एनर्जी जनरेटेड, कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा उस फैन में। जैसे हम लोग के घर में कितना का सप्लाई आ सकता, कितना वोल्टेज सप्लाई आता है बता सकते हो, हाउस होल्ड सप्लाई जो आता है इंडिया में हम लोगों के घर में, ठीक है, 220 वोल्ट आता है, ठीक है। तो क्या आपको पता है, वोल्टेज पता चल गया आपको। अगर आपको अपने फैन का रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, और आप अपने फैन को जो है कुछ टाइम के लिए 2 आवर के लिए यूज कर रहे हो, ये आपको टाइम पता है, आपको पता करना है कि इसमें कितना हीट एनर्जी जनरेट हुआ, कितना हीट एनर्जी जनरेट हुआ, कितना हीट एनर्जी का लॉस हुआ, तो वो आप सिंपली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसलिए एच मत, यहाँ ई मत लिखो, एच लिखो, ज्यादा याद रहेगा आपको, वी स्क्वायर आर इंटू टी, लाइक दिस। कई बार आपको जो है आप पूछोगे सर रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं रहता है फैन का कितना होगा, मगर फैन से रिलेटेड आपको एक बात तो है जो हमेशा आपको पता रहेगा कि आपके घर में जो फैन है उसका पावर कितना है, ये आपको पता होता है, ठीक ना। वो लिखा होता है उसमें कि ये इतने वॉट का, इतने वॉट का ये फैन है, ये इतने वॉट का ये पहले ये बल्ब है, ठीक ना। पावर आपको पता होता है, आपके घर में जो सप्लाई आता है ये भी आपको फिक्स से पता होता है, तो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के हेल्प से पहले आप आर निकाल लोगे, ठीक ना। फिर वो पूछेगा कि अगर मैं इस फैन को 10 आवर के लिए यूज करूंगा तो बताओ कितना हीट एनर्जी जनरेट हो जाएगा, तो इसको हीट एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी लगा दो, या वी ये लगा दो आई स्क्वायर आर टी, या एक और फॉर्मूला है यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो आप, ओके, यहाँ से भी हीट एनर्जी का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा वी आई टी। तो 3 फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज कर लेना है, ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो। पावर का यूनिट जो होता है वो वॉट होता है, और बेसिक सी बात है कि इसका एक और कॉमर्शियल यूनिट भी होता है, ये बताना 1 HP इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट, 1 हॉर्स, ठीक ना, 746 वॉट होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा ये जो आप लिखते हो 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, ये किलो वाट आवर जो है ये किसका यूनिट है, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, या इसका वैल्यू कितना होता है ये बताओ। या मैं आपसे 1 मिनट रुकना, एक क्वेश्चन ही आपसे पूछ लेता हूँ, आप जो बिजली का पेमेंट करते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो हर मंथ जो पे करते हो, तो वो जो पेमेंट आप करते हो ना वो किस बात के लिए पेमेंट करते हो पहले ये बताओ। वो आपको करंट प्रोवाइड कर रहा है इसका पेमेंट करते हो, या वो आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है,
ओके वोल्टेज, या वो आपको पावर प्रोवाइड कर रहा है, इस बात का आप पेमेंट करते हो, या वो आपको प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप जो पेमेंट करते हो मंथली बेसिस पर, वो आप पेमेंट किस बात का करते हो कि वो आपको करंट प्रोवाइड कर रहा है या वोल्टेज या पावर या एनर्जी? हाँ एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए पेमेंट करते हो। अगर आपने बिजली बिल को नहीं देखा है या देखा भी है तो आपको पता होगा ये, ठीक ना। उसमें साफ लिखा होता है कि इस मंथ, इस पार्टिकुलर मंथ आपने समथिंग 80 यूनिट, ओके 80 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया हुआ है। ये यूनिट वर्ड लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में लिखेंगे किलोवाट आवर। ठीक है, यूनिट वर्ड यूज करते हैं शॉर्ट में, किलोवाट आवर भी नहीं यूज करते हैं, यूनिट वर्ड लिखते हैं। और यूनिट, एक यूनिट का क्या रेट है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में या डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को पता करना है 1 किलोवाट आवर क्या होता है, उससे पता चल जाएगा। किलो मतलब होता है 1000 और वाट मतलब होता है यूनिट ऑफ पावर। पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, दैट इज जूल पर सेकंड। और आवर होता है 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, यूनिट बचा जूल। जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। इसका मतलब आप पेमेंट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप उसको फैन के थ्रू मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेते हो, लाइट के थ्रू आप, बल्ब के थ्रू आप उसको लाइट में कन्वर्ट कर लेते हो, वॉशिंग मशीन के थ्रू आप उसको रोटेशनल में कन्वर्ट कर लेते हो, डेट इज कह सकते हो मैकेनिकल में आप कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्व करके आ जाएगा 3.6, याद रखो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसका मतलब दो बार, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इन जूल इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन जो मेरा है ये है कि अभी आपने पावर का फॉर्मूला लिखा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर कहने का मतलब एक होता है इनपुट पावर जो आपके हाउस होल्ड में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको घर में सप्लाई किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितना फास्ट है कितना स्लो आपको दिया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, वो इनपुट पावर हो गया। आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितना फास्ट कंज्यूम कर रहे हो बाई टेलीविजन, टीवी के थ्रू या बल्ब के थ्रू या फैन के थ्रू, ठीक ना, वो हो गया आउटपुट पावर। ठीक है, आप उसका आउटपुट क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, ये आउटपुट हो गया उसका। तो एक फॉर्मूला हो गया इनपुट और सेकंड फॉर्मूला हो गया आउटपुट पावर का। तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला है ये, ठीक ना। दो फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाई आर है और आई स्क्वायर आर है। तो यहाँ देखो पावर जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, और यहाँ पर पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये रिलेशन है। ठीक है, अब देखो ये चीज थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, पावर जो है वो एक बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है और एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है, दिख रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट आप तब लगा सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब आपका वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जब आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है तब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कंज्यूम जो है वो कम होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कब यूज करना है, जब करंट कांस्टेंट हो, जब करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक ना, उस केस में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर भी होगा। जिसका पावर ज्यादा होगा, ठीक ना, मीन्स उसका रेजिस्टेंस जरूर ज्यादा रहा होगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जब वोल्टेज कांस्टेंट है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जब करंट कांस्टेंट है। एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आपका जो इस तरह से 3 बल्ब है आपके पास, ठीक है, और इसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज कनेक्शन आप जान रहे हो, वैसे बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, सीरीज में आपने कनेक्ट किया हुआ इस तरह से, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है और तीसरा बल्ब है। रिलेशन क्या है कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आप बताओ पावर में क्या रिलेशन होगा, P1 P2 और P3 कौन सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है, पैरेलल कनेक्शन है। इसमें R1 R2 और R3 में रिलेशन है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। तो बताओ पावर में क्या रिलेशन होगा इनमें, P1 P2 P3 कौन सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, कौन सबसे कम। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन में है, ये जो आपका सीरीज कनेक्शन है। और सीरीज कनेक्शन में आपको पता होगा कि करंट जो है वो सभी में सेम होगा। तो इस सीरीज कनेक्शन में, तो सीरीज कनेक्शन में सब करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो करंट जब कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन यूज करो, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R1 का है, इसीलिए P1 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ठीक है, मगर ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होगा सबका। जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो कम पावर कंज्यूम करेगा। P1 स्मॉलर देन P2 स्मॉलर देन P3।
टॉपिक है आपका पावर लॉस इन ट्रांसमिशन वायर। ट्रांसमिशन वायर जिसको हाई टेंशन वायर भी कहते हैं, ये वो वायर होता है जो सप्लाई जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, वो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ कंजम्पशन हो रहा है उनके बीच में जो वायर यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन वायर। जैसे आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली का ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो उसके इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोड्यूस होता है। सपोज गाजियाबाद में प्रोड्यूस होता है, तो गाजियाबाद से जो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली को आ रहा है तो वो एक वायर के थ्रू आता है, ठीक ना। आपने देखा होगा काफी हाई पोल होता है, उसमें अल्युमिनियम का वायर यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो वायर को कहते हैं हाई टेंशन वायर। आप इमेजिन करो ये जो हाई टेंशन वायर है ये कितना लॉन्ग होता है, मतलब किलोमीटर्स में होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है कंजम्पशन वहीं पर होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ प्रोडक्शन होता है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखा जाता है। हाई ट्रांसमिशन वायर जो है उसमें आपने नोटिस किया होगा उसमें काफी हाई वोल्टेज यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है ये आपको बताना है, क्योंकि आपको सप्लाई चाहिए काफी कम, सब 220 वोल्ट आपको सप्लाई कर चाहिए। मगर जब आप वायर का रीडिंग देखोगे या वायर के आसपास जो बोर्ड लगा होता है डेंजर का साइन लिखा होता है, उस डेंजर के साइन में लिखा होता है डू नॉट टच, और ब्रैकेट में लिखा होता है सपोज ऐसा कुछ लिखा होगा 18,000 किलो वोल्ट। समझ रहे हो, एक तो 18,000 है उसके बाद किलो भी है, ठीक ना। 18,000 किलो वोल्ट, ये मेट्रो स्टेशन में आप जब जाओगे तो देखना या देखा भी होगा इतना इतना वोल्टेज या इससे ज्यादा भी वोल्टेज होता है। तो इतने हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन वायर, इतना हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन वायर में करंट को क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, इतना हाई वोल्टेज पर करने का रीजन क्या है। तो आंसर इसका ये होगा कि इन हाई टेंशन वायर हाई वोल्टेज इज यूज टू अवॉइड पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर के खुद के रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस हो सकता है, इस पावर लॉस को अवॉइड करने के लिए हाई वोल्टेज पर करंट को ट्रांसमिट कराया जाता है। क्योंकि जब आप हाई वोल्टेज पर करंट को ट्रांसमिट कराते हो तो पावर लॉस जो है वो मिनिमम होता है, जीरो नहीं हो सकता है, मिनिमम होता है, ठीक ना। आप इसको फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे, आप कहोगे मेरे घर में एक डिवाइस है, ठीक ना, वॉशिंग मशीन है, इसका पावर जो है वो मुझको पता है P है, और इसको करंट कितना चाहिए वो भी मुझको पता है I चाहिए, इसका वोल्टेज कितना चाहिए वो भी मुझको पता है V चाहिए, ठीक ना। जैसे कोई भी डिवाइस आप खरीदते हो उस पर सब स्पेसिफिकेशन लिखा होता है कि ये इतने वॉट का है, ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगा, इससे कम वोल्टेज पर नहीं होगा, इससे ज्यादा वोल्टेज पर ये खराब हो जाएगा, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। या आजकल तो ये भी लिख देते हैं 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट, ऐसा कुछ लिख देते हैं, मतलब थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा भी बेयर कर सकता है, ठीक है। तो आप कहोगे मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक। अब ये रहा आपका ट्रांसमिशन वायर, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और ये ट्रांसमिशन केबल के थ्रू आपके घर तक ये पहुंचाया जा रहा है थ्रू दिस लाइक दिस, फिर जाके ये आपके घर में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। बीच में ट्रांसफार्मर भी आता है, वो बताएंगे ट्रांसफार्मर का क्या काम है। अभी सिर्फ मुझको ये बताना है कि हाई टेंशन वायर में हाई वोल्टेज क्यों यूज किया जाता है। अब ये जो आपका डिवाइस है, ये डिवाइस के लिए अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखूं, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मान लो इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है। वी इंटू आई इज इक्वल टू पी बाई वी, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। ये जो वायर है इसका अपना रेजिस्टेंस होगा आरसी, मान लो सी फॉर केबल, ट्रांसमिशन केबल, ठीक है। इसमें जो पावर लॉस हो रहा है उसको पीसी मान लो, पावर लॉस इन केबल पीसी, ठीक है। कितना पावर लॉस होगा, पी इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें आर आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लो, आई स्क्वायर आर सी, आई स्क्वायर आर सी। अब आई का फॉर्मूला यहाँ से लिख लो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन फर्स्ट से आई का फॉर्मूला लिखो पी बाई वी, पी स्क्वायर वी स्क्वायर आर सी। ये हो गया आपका पावर लॉस इन केबल। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, आपका जो पावर लॉस इन केबल है, पावर लॉस इन केबल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, वी स्क्वायर के, ठीक ना। मतलब ये कहना चाह रहा है ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है ना। अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो तो फिक्स है, मैंने बताया मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, डायमेंशन का प्रॉपर्टी है, तो ये तो फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। आपका जो पावर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर, कितना वोल्टेज आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करोगे तो आपका पावर लॉस जो है वो कम होगा, यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है। पावर लॉस इन केबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, मतलब वोल्टेज ज्यादा होगा तो पावर लॉस इन केबल जो है वो कम होगा। तो सिंपल सा रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि मेरा जो वायर है वो लो क्वालिटी का वायर है, ठीक है, लो क्वालिटी मतलब जो एल्युमिनियम यूज किया गया है वो भी बेहतर एल्युमिनियम नहीं है, या अच्छा कंडक्टर नहीं यूज किया गया, तो उस बात पर आप देख सकते हो कि आपका ये जो रिलेशन है पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरसी भी है। इसका मतलब अगर आपके वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपके वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो पावर लॉस है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इन दोनों से आप ये कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अच्छे क्वालिटी का वायर यूज किया जाता है जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो, और दूसरी बात और मिनिमम करने के लिए दो बात,
दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो अच्छे क्वालिटी का कॉपर यूज करो या एल्युमिनियम यूज करो जिसमें रेजिस्टेंस अपने आप में कम हो। दूसरी बात, इस वायर में हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन करा दो ताकि पावर लॉस और कम हो जाए। पावर लॉस यहाँ से भी कम करो और फिर यहाँ से भी कम करो। तो पावर लॉस तो होगा नो डाउट, क्योंकि आइडियल आप कंडक्टर ला नहीं सकते हो, ठीक है। तो पावर लॉस तो होगा, मगर पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हो, मगर हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करना रिस्की भी होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए वो जो पोल होता है, ये आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे पोजीशन से पास करता है ना जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया नहीं होता है। ये गांव से पास करता है, आउट एरिया से पास करता है, ठीक ना। जो आपके रेसिडेंशियल एरिया से काफी दूर होता है, वहां से ये पोल बनाया जाता है और वहां से पास कराया जाता है इसको। ओके, क्वेश्चन फिर से समझ लो। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 90 ओम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री सेल्सियस सच दैट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस जो है एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है आपको 4.28 into 10 to the power minus 23 per डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में अप्रोच इस तरह से लो। आप पहले समझो कि एक वायर है जिसका टेम्परेचर जो है वो T1 टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अप्रोच आप इस तरह से लो कि आप मान लो कि मेरा जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल रेजिस्टेंस जो है R1 वो R0 है, इसका वैल्यू पता नहीं है, ठीक। फाइनल टेम्परेचर आप ले सकते हो 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब 90 ओम। यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो फॉर्मूला कहता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो R0 मतलब ये दिया हुआ है आपको 90, इनिशियल आपको पता नहीं है, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या रेजिस्टेंस है ये आपको पता नहीं है, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी मतलब क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर कितना है 20 माइनस 0, ओके, तो यहाँ लिखोगे 20 माइनस 0, तो 90 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 20 अल्फा। ये मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी चीज पर रिपीट करो कितने डिग्री सेल्सियस के लिए, 60 के लिए रिपीट करो। ये मानो कि मेरा जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो मेरा 60 डिग्री सेल्सियस है, ओके, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो R0 है, फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो R है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फाइनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 60 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये अल्फा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। एक काम करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो इक्वेशन लिखोगे 90 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 20 अल्फा, ओके, डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिखोगे R, यहाँ पर R0 1 प्लस, यहाँ लिखोगे 60 अल्फा। समझ गए आप, R0 से यहाँ पर R0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप R का वैल्यू निकाल सकते हो। R का वैल्यू हो जाएगा 90 1 प्लस 60 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20 अल्फा। अल्फा का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, और ये रहा आंसर, ठीक है।